नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई की क्या वजह है? दैनिक भास्कर। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, परिवार की महत्ता समझता पश्चिम, गलत सूचनाओं पर रोक, बिजनेस स्टैंडर्ड, देश के शहरों को सशक्त बनाने की जरूरत, नाहक जिद जनसत्ता, सरकार करे पुनर्विचार, राशि सहारा, राज्यपाल को संदेश। अब आर्टिकल विस्तार से। गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई की क्या वजह है? दैनिक भास्कर। गरीब और अमीर के बीच आर्थिक असमानता को लेकर वर्ष 1961 से अध्ययन करने वाली संस्था की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में 50% गरीब और 1% अमीर की आय और संपत्ति के बीच की खाई पिछले 100 वर्षों में आज सर्वाधिक है। यही नहीं, इस समय दुनिया के सबसे अमीर और पूंजीवादी व्यवस्था वाले अमेरिका, फ्रांस और यूके के अलावा चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा भारत के 1% अमीरियों की आय में हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में विगत 100 वर्षों से ऊपरी और निचले तबके के बीच लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता का आकलन है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत का गरीब ब्रितानी हुकूमत में अच्छा था कि 70 साल के स्वशासन में, बल्कि यह है कि इन 7 दशकों में भी गरीब अमीर की खाई क्यों बढ़ती गई। अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी स्पेस टाइम के सापेक्ष आर्थिक स्थिति है। इसमें देश के ही कुछ और निम्न तबकों के बीच पैदा हुए गैप का आकलन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अन्य देश इसी कालखंड में कहाँ पहुंचे। संपत्ति का निर्माण पूंजी, तकनीक और श्रम के मिश्रण से होता है। गरीब के पास पूंजी का अभाव होता है और तकनीक के ज्ञान के लिए अपेक्षित शिक्षा मुहैया नहीं होती है। शारीरिक श्रम की कीमत 230 से 300 रुपया मात्र होने से गरीबी शाश्वत भाव बन जाती है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, दैनिक जागरण। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। वह बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले पहले नेता हैं। उनकी गिरफ्तारी इसलिए अधिक चकित करती है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाकर यह कहते हुए राजनीति में कदम रखा था कि वह नई तरह की राजनीति करेंगे। शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी के लिए एक हद तक केजरीवाल स्वयं भी उत्तरदायी है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दिए गए एक के बाद एक 9 समन की अनदेखी की और वह भी बिना किसी ठोस आधार के। दिल्ली में नई शराब नीति को बनाकर घोटाले को अंजाम देने के आरोपों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी अपनी सफाई में कुछ भी कहें, यह इस नीति को लेकर तब संदेश गहराया गया था जब घोटाले का सूर उठते ही उसे वापस ले लिया गया था, और वह भी तब जब यह दावा किया गया था कि ये देश की सर्वश्रेष्ठ शराब नीति है। शराब घोटाले में अब तक केजरीवाल के अतिरिक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त घोटाले में शामिल बताए जा रहे दिल्ली सरकार के अधिकारी और शराब कारोबारी भी गिरफ्तार हुए। इसी मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता कविता भी गिरफ्तार हो चुकी है। पता नहीं शराब घोटाले का सच क्या है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार लोगों को जमानत नहीं मिली, केजरीवाल को भी नहीं मिली और मनीष सिसोदिया तो करीब 1 वर्ष से जेल में है। यह एक तथ्य यह भी है कि नई शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और घोटाला किए जाने की बात खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने कही थी। इसी के बाद इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसमें बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी दखल दिया। शराब घोटाले में अभी तक जो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं वे धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इस अधिनियम के प्रावधान अत्यंत कठोर हैं। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसी कारण यह आरोप लगता रहता है कि इस अधिनियम के जरिए राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न किया जाता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। भले ही सरकार और ईडी के पास इन आरोपों के संबंध में बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन इस केंद्रीय जांच एजेंसी को दिल्ली के शराब घोटाले के साथ अन्य अनेक घोटालों की जांच को यथाशीघ्र अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वास्तव में ऐसा करके ही उन आरोपों से बचा जा सकता है कि मोदी सरकार राजनीतिक कारणों से प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। परिवार की महत्ता समझाता पश्चिम। क्षमा शर्मा लेखिका साहित्यकार हैं। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव मैदान में हैं। उनका सामना वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से है। कहा जा रहा है कि ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप की तमाम प्रतिज्ञाओं में से एक यह है कि उन्हें अमेरिकी समाज में परिवार चाहिए। अमेरिका में परिवार की वापसी की मांग कोई नई नहीं है। इस मामले में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक ही विचार के दिखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अल गैर की पत्नी 1993 से परिवार की वापसी की मुहिम चला रही हैं।
अल गौर डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। वहाँ के समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी, अध्यापक और यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर भी संबित स्वर में कहते रहे हैं कि मनुष्य के लिए परिवार बहुत जरूरी है। वह अकेला नहीं रह सकता। कुछ दिन पूर्व एक शोध में बताया गया कि अमेरिका में 4 करोड़ लोग अकेलेपन के शिकार हैं। अमेरिका की लगभग 34 करोड़ आबादी को देखते हुए ये बहुत बड़ी संख्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अकेलापन दुनिया में सबसे बड़ी महामारी का रूप लेता जा रहा है। बच्चों के लिए परिवार की जरूरत सबसे अधिक बताई जाती है। कहा जाता है कि परिवार में रहते हुए बच्चे अपने मन की बात कह सकते हैं। बड़ों की सलाह उन्हें मिल सकती है। ऐसा न होने पर वे तमाम तरह के अपराधों के शिकार होते हैं, अवसाद में गिरते हैं और नशे के जाल में फंस जाते हैं। जहाँ बच्चे अकेले हों, वहाँ के समाज की लचर स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है। जिस परिवार को लेकर पश्चिम इतना लालायित है, उस पर पलीता उसी ने लगाया। पहले हर तर्क से परिवार को पीटा, तरह-तरह के अतिवादी विचारों का डायनामाइट लगाकर उसे तहस-नहस किया और अब कह रहे हैं कि परिवार चाहिए। काश पहले सोचा होता कि परिवार नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन अतिवादी विचारों का आकर्षण कुछ इसी तरह का होता है कि वह लोगों को जल्द अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसके दुष्परिणाम 50 से 100 साल बाद ही दिखाई देते हैं। इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी परिवार की बात करके ही राजनीतिक बढ़त ली थी। उनका तो नारा ही था कि मैं एक आत्मनिर्भर स्त्री हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक ईसाई भी हूँ। यानी आत्मनिर्भरता, परिवार और अपनी आस्था व धर्म के एक साथ चल सकते हैं। अमेरिका के साथ पूरे यूरोप में इन दिनों परिवार की बातें हो रही हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि परिवार के न रहने की कीमत बड़ी न रहने की कितनी बड़ी कीमत समाज और सरकारें चुका रही हैं। जो काम परिवार के रहते हुए बहुत आसानी से हो जाते थे, उन सब के लिए लोग सरकारों की तरफ देखते हैं। मैंने खुद अकेले स्त्री पुरुषों की बड़ी संख्या यूरोप में देखी है। हो सकता है कि उनके पास सभी सुविधाएं हों, लेकिन उनकी सुनने वाला शायद ही कोई हो। वे जैसे सिर्फ दुनिया से चले जाने के इंतजार में हैं। वे बाजारों, सड़कों और घरों में अकेले दिखाई देने लगे हैं। उनकी मुस्कुराहट में दीनता छिपी दिखती है। बहुत बार भारतीय लोगों को देखकर वे रुक जाते हैं और अक्सर परिवार के बारे में पूछते हैं। वे इसकी तारीफ करते हैं कि भारत में पारिवारिक मूल्य बहुत पुख्ता हैं। उन्हें यह सच मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ भी परिवार की जड़ें हिल रही हैं। इन दिनों उसे एक शोषणकारी तंत्र की तरह खारिज किया जा रहा है। अपने देश में बहुत से विमर्शकार परिवार को स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा संकट मानते हैं। लगता है कि यदि परिवार न हो तो स्त्रियों के जीवन के सारे दुख गायब हो जाएंगे। अकेली स्त्री के जीवन को गुलाबी पिक्चर की तरह दिखाया जा रहा है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो परिवार के लोग ही सबसे पहले बचाने दौड़ते हैं। पश्चिम ने परिवार की संवेदनशीलता और देखभाल की अवधारणा को भी मूल में बदलते हुए इसे केयर इकोनॉमी का नाम दिया है। यह सोचकर ही हैरत होती है कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल की कीमत आंखें, या एक पिता बच्चे के पालन के लिए जो कुछ करता है उसे पैसे से तौले। ऐसी ही अवधारणाओं ने पश्चिम में परिवार संस्था के परखच्चे उड़ा दिए हैं। बच्चे की आत्मनिर्भरता के नाम पर उन्हें सिखाया जाता है कि उनका जीवन सिर्फ उन्हीं के लिए है। यही कारण है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते ही परिवार से पिन छुड़ा लेते हैं, घर वालों से मिलने आते हैं, तो कभी कभार यही नहीं, बीमारी हारी में भी बुजुर्ग अक्सर खुद के ही भरोसे होते हैं। अफसोस है कि अपने यहाँ भी अब यह चलन खूब देखने में आ रहा है कि बुजुर्ग किसी की जिम्मेदारी नहीं है। पश्चिम में कम से कम उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन अपने यहाँ इन बातों पर शायद ही कोई सरकार पूरी तरह ध्यान देती हो। मानवीय गरिमा की रक्षा की बात हो तो बात तो कौन करे, वह पश्चिम, जिसने आजादी के नाम पर न जाने कितने नकारात्मक पाठ दुनिया को पढ़ाए। वह अगर आज परिवार चिल्ला रहा है तो कोई तो बात होगी। हमारे लिए भी यह समय कुछ सबक लेने का है। याद रखें कि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। हो सकता है कुछ दोस्त अच्छे हों, लेकिन वे हर वक्त आपके लिए नहीं हो सकते। जबकि माता पिता, अन्य परिजन चाहे जितने नाराज हों, वक्त पड़ने पर सबसे पहले हाजिर होते हैं। गलत सूचनाओं पर रोक, बिजनेस स्टैंडर्ड। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस अधिसूचना पर रोक लगा दी जिसके तहत पत्र सूचना ब्यूरो के अधीन एक फैक्ट चेक यूनिट, तथ्यों की जांच करने वाली इकाई की स्थापना की जानी थी। न्यायालय ने कहा कि इस पर तब तक रोक रहेगी जब तक बंबई उच्च न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना देता। इस बीच गूगल और मेटा जैसी डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां चुनाव के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे जांच के लिए नए टूल विकसित करने और तथ्यों की जांच करने वालों फैक्ट चेक को प्रशिक्षण देने के अलावा
दोनों अन्य संसाधनों द्वारा संचालित तथ्यों की जांच संबंधी पहलों में भी शामिल होंगी और भारत निर्वाचन आयोग के साथ तालमेल में काम करेंगी। 2019 में सभी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने अपने अपने स्तर पर गलत सूचनाओं को रोकने का प्रयास किया था और उसके मिले-जुले नतीजे सामने आए थे। 2024 में यह अभियान अधिक तालमेल के साथ चलाया जा रहा है। 40 से अधिक बड़े बहुराष्ट्रीय संस्थानों ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस बात पर सहमति जताई कि वे 2024 में वैश्विक स्तर पर मिलकर चुनावों से संबंधित गलत जानकारियों का मुकाबला करेंगे। जोखिम बहुत बढ़ गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब राजनेताओं से जुड़ी वास्तविक प्रतीत होने वाली दृश्य श्रव्य सामग्री बना सकता है। इन डिजिटल दिग्गजों को विभिन्न समाचार माध्यमों के साथ तालमेल में काम करना होगा ताकि भ्रामक सूचनाओं को रोका जा सके, मतदाताओं से हस्तक्षेप सीमित हो सके और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेटा के पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मालिकाना है, जबकि गूगल के पास यूट्यूब और अपना सर्च इंजन है। इससे जुड़ी रणनीतियों में स्वतंत्र फैक्ट चेक और स्थानीय सामग्री, रचनाकारों और प्रकाशकों के साथ जुड़ाव, तथ्य की जांच के संसाधन और गलत सूचनाओं को लेकर चेतावनी जारी करने के लिए सहयोगी मंच प्रदान करना शामिल है। इरादा ऐसी सामग्री को वायरल होने से रोकना है। मेटा पहले ही गलत सूचनाओं को हटा देता है। इससे मतदान को प्रभावित करने वाली और हिंसा बढ़ावा देने वाली सामग्री शामिल है। उसका दावा है कि उसके पास 15 भारतीय भाषाओं में स्वतंत्र तथ्य जांचने वालों का नेटवर्क है। उसके पास व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जो संदिग्ध जानकारियों को रिपोर्ट करने या उसकी पुष्टि करने में मदद करता है। गूगल प्रकाशकों के लिए एक साझा भंडार तैयार करेगा ताकि गलत सूचनाओं से निपटा जा सके। कई भाषाओं और स्वरूपों में जिनमें वीडियो भी शामिल हैं, फैक्ट चेक को साझा किया जाएगा और गूगल के साझेदारों की मदद से उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इन दोनों कंपनियां फैक्ट चेकिंग के उन्नत तरीकों को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन करेंगी, जिसमें डीप फेक का पता लगाना और गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर और मेटा कंटेंट लाइब्रेरी की शुरुआत शामिल है। तथ्यों की जांच करने वाले सामग्री के बारे में कह सकते हैं कि उनसे छेड़छाड़ की गई है। ऐसी सामग्री को छांट कर बाहर कर दिया जाएगा। फेसबुक का दावा है कि यदि गूगल, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और शटरस्टॉक आदि की एआई की मदद से तैयार सामग्री का पता लगाने के लिए उपाय विकसित कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड पर अक्सर इन माध्यमों की सामग्री ही प्रकाशित की जाती है। जरूरत इस बात की है कि मेटा पर विज्ञापन देने वाले यह बताएं कि कब वे एआई की मदद से सामग्री तैयार कर रहे हैं। यह सामग्री राजनीतिक या सामाजिक विषयों से जुड़ी हो सकती है। यह उस सामग्री पर रोक लगाती है जिसे फैक्ट चेकर नकारते हैं। वह ऐसे विज्ञापनों को भी रोकता है जो मतदान को हतोत्साहित करते हैं। अगर गलत सूचनाओं के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाना है तो यह आवश्यक होगा कि झूठी सामग्री का तत्काल पता लगाकर उसे हटाया जाए ताकि वह वायरल न हो सके। ऐसे उपकरणों का बिना किसी पूर्वाग्रह के इस्तेमाल करना होगा। फैक्ट चेकिंग के उपायों का दुरुपयोग करके किसी खास राजनीतिक हलके की सामग्री को रोक देना भी आसान हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये उपाय तथा ऐसे अन्य उपाय प्रभावी साबित होंगे और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के लागू किया जाएगा। देश के शहरों को सशक्त बनाने की जरूरत है। नितिन देसाई। भारत की शहरी आबादी कितनी बड़ी है? सन 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरों में रहने वाली भारतीय आबादी 31% थी। यह आंकड़ा शहरी इलाकों की जनगणना परिभाषा के अनुसार था। इन बसावटों में से करीब 4000 नगर निगम की सीमा से बाहर थी और 2011 की जनगणना के अनुसार ये शहरी आबादी का करीब 30% थी। जनगणना और नगर निकाय के तहत आने वाले शहरी इलाकों के बीच अंतर का एक हिस्सा शायद इस बात में निहित था कि संसाधन केंद्रित फैक्ट्रियां प्राकृतिक संसाधनों के स्रोतों के आसपास स्थापित की जा रही नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण की आसानी की वजह से भी फैक्ट्रियों को नगर निकायों के सीमांत इलाकों में स्थापित किया जाता है। यह तथ्य 2021-22 के सालाना औद्योगिक सर्वेक्षण और 2022-23 के सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वे में भी सामने आया, जो दर्शाता है कि विनिर्माण क्षेत्र के करीब 40% कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में हैं। विश्लेषकों ने सैटेलाइट से बस्तियों, जमीनी परिदृश्य, रात में जलने वाली बत्तियों की तीव्रता आदि के आंकड़ों को जनगणना के आंकड़ों से मिलाकर जनगणना के अनुमानों पर प्रश्न खड़ा किया। एक हालिया अनुमान में कहा गया है कि 2011 में शहरी आबादी कुल आबादी का 43% थी, न कि 31%, जैसा कि जनगणना में अनुमान जताया गया था। बहरहाल इन आंकड़ों में
जनगणना के गैर कृषि गतिविधियों के शहरीकरण मानकों को शामिल नहीं किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों के 75% पुरुष कर्मी आते हैं। इस वजह से गंगा के मैदानी इलाकों में आबादी बहुत अधिक नजर आती है। उत्तर प्रदेश में 55%, बिहार में 74% और पश्चिम बंगाल में 69%। ऐसा घनी आबादी वाली बसावट के कारण हो सकता है। जनगणना में कम अनुमान वैकल्पिक अनुमान में सुझाए गए 12% के बराबर कम नहीं हो सकता है। अब जबकि 2011 को 13 वर्ष बीत चुके हैं, जनगणना में शहरी अनुपात 140 करोड़ की कुल आबादी के करीब 37.5% होगा। जनगणना के कम अनुमान को ध्यान में रखते हुए शहरी आबादी 55 करोड़ हो सकती है। शहरी इलाकों में 55 करोड़ लोगों के शहरों और कस्बों के प्रबंधन और विकास में कोई खास भूमिका नहीं होती, जबकि वे वहीं रहते हैं और उन्हें नगर निकायों में मताधिकार भी हासिल है। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके नगर निकाय राजकोषीय दृष्टि से स्वतंत्र हैं, जो नगर निकाय की गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं। अफसरशाहों को मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वहीं शहरों के प्रबंधन कार्यक्रम तय करते हैं। मुंबई में कई लोग नगर निगम आयुक्त का नाम तो बता लेंगे, लेकिन बहुत कम होंगे जो नगर के महापौर का नाम बता सके। शहरी विकास कार्यक्रमों का निर्धारण केंद्र और राज्यों के द्वारा किया जाना चाहिए और वहाँ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या पुरानी राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसी परियोजनाएं होती हैं। वे उतनी ही अधूरी हैं जितनी कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों द्वारा तय राष्ट्रीय विकास नीति, जो समग्र विकास के बजाय क्षेत्रवार पहलुओं पर ध्यान देती हैं। जरूरत इस बात की है कि निर्णय लेने की जवाबदेही उस स्तर पर होनी चाहिए जहां इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। शहरी इलाकों के संदर्भ में शहरों और कस्बों के लिए प्राधिकार का समुचित स्तर नगर निकाय है। इसके लिए प्राधिकार का प्रभावी इस्तेमाल करना होगा। नगर निकायों को वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उच्च स्तर पर प्राधिकारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नगर निकायों का संचालन मॉडल नागरिकों की संबद्धता वाला होना चाहिए। सहायकता का सिद्धांत भी इसकी आवश्यकता बताता है। लबोलुआब यह है कि नगर निकायों को अधिकार संपन्न बनाया जाए, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उनके कामकाज को लोकतांत्रिक बनाया जाए। फिलहाल भारत में ये तीनों ही नजर नहीं आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन के इस तरीके को कई विकसित देशों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क शहर में निर्वाचित मेयर को शहर स्तर पर ले जाने वाले निर्णयों में पूरी आज़ादी होती है, जबकि न्यूयॉर्क राज्य के चुने हुए गवर्नर का प्रभाव सीमित होता है। क्या हम अपने बड़े शहरों को ऐसे अधिकार प्रदान कर सकते हैं? पहला लक्ष्य है शहरी शासन को लोकतांत्रिक बनाना। निर्वाचित राज्य सरकार के पास उन शहरों के राजनीतिक अधिकार होते हैं जिन पर अक्सर अफसरशाहों का शासन होता है। बहरहाल, एक निर्वाचित नगर निकाय तभी प्रभावी हो सकता है जब वह उच्च स्तर से कम प्रभावित हो। राजकोषीय स्वतंत्रता अहम अहम है। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मदद से शासन के तीसरे स्तर को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों को। संविधान के अनुच्छेद 280 में संशोधन करके वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि अतिरिक्त फंड को एक राज्य के समावेशी फंड में स्थानांतरित किया जा सके और पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की जरूरत को अनुदान से पूरा किया जा सके। यह प्रक्रिया 10वें वित्त आयोग से आरंभ हुई। 13वें वित्त आयोग ने अनुदानों को अपेक्षाकृत शर्त रहित बनाया और 15वें वित्त आयोग ने बांटे जाने योग्य कर पूल में तीसरे स्तर की सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 3% कर दिया। क्या हम संविधान में और संशोधन करके 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों को एक अलग श्रेणी में डाल सकते हैं जिन्हें उस पर पूल में से अधिक हिस्सा मिले, बजाय कि राज्यों को हस्तांतरित राशि के हिस्से के? क्या उन्हें राष्ट्रीय शहर घोषित करना चाहिए? ये बात ध्यान रहे कि वस्तु एवं सेवा कर ने शहरों से मनोरंजन कर और प्रवेश शुल्क वसूलने का अधिकार छीन लिया। वे संपत्ति कर लगा सकते हैं और तीसरी श्रेणी के शहर को अपने संपत्ति कर में उल्लेखनीय इजाफा करना पड़ सकता है, क्योंकि विकसित देशों से तुलना करें तो वर्तमान में वह काफी कम है। शहरों के विस्तार की वास्तविकता को देखते हुए एक और प्रशासनिक विकास की जरूरत है ताकि दिल्ली जैसे शहरी परिसर में फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ और मुंबई के साथ नवी मुंबई, भिवंडी और कल्याण में नगर निकायों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। इन्हें और ऐसे ही अन्य समूहों को साथ लाने की आवश्यकता है। शहरी शासन को सशक्त बनाना न केवल शहर के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी आवश्यक है, जिसका भविष्य तकनीकी विकास, निर्यात आधारित वृद्धि, डिजिटल सेवा विस्तार और कई अन्य ऐसी पहलों पर निर्भर है, जिसके लिए बेहतर प्रबंधन वाले शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता होगी जो उच्च कौशल वाले लोगों और अग्रसूची उपक्रमों को आकर्षित कर सके। इसमें न केवल स्थानीय लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को शामिल करने के लिए बल्कि क्षेत्रीय और
राष्ट्रीय जरूरतों के कारण उनका एकीकरण करने के लिए नगर निकाय विकास योजना को नया स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसमें राष्ट्रीय वृद्धि योजना को शामिल करना होगा, खास तौर पर राष्ट्रीय जलवायु प्रबंधन रणनीति में। इसमें शहरों में हरा-भरा क्षेत्र तैयार करना, उच्च तापमान से निपटने के इंतजाम करना और जलवायु अनिश्चितता से निपटना तथा समुद्री जल स्तर में इजाफे तथा तूफान से पार पाने जैसी बातें शामिल होंगी। सबसे बढ़कर रहवासियों की सेवा करने वाली क्षेत्रीय संस्था के रूप में इसे उन बातों पर ध्यान देना होगा जिसके चलते ग्रामीण रहवासी शहरों की ओर आते हैं। इसमें काम के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़ी बेहतर सेवाएं शामिल हैं। जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अधिक से अधिक भारतीय शहरों में रहने लगेंगे। ऐसे में शहरों को सशक्त बनाना हमारी दीर्घकालिक विकास नीति का अहम हिस्सा होना चाहिए। नाहक जिद जनसत्ता। तमिलनाडु में एक मंत्री को शपथ दिलाने के मामले में वहां के राज्यपाल ने जिस तरह की जिद पकड़ ली थी, वह पहले ही सवालों के घेरे में थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभाविक ही उस पर राज्यपाल को फटकार लगाई। गौरतलब है कि राज्यपाल ने द्रविड़ मुनेन्द्र कचगम के नेता के पौनमुंडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पौनमुंडी की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद राज्यपाल ने अपने रुख को नाहक की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते तो सरकार क्या करती। इसके बाद राज्यपाल द्रमुक नेता ने मंत्री पद की शपथ दिलाने को राजी हो गए। सवाल है कि क्या अब तमिलनाडु के राज्यपाल को अपने पद की मर्यादा के समांतर अपनी जिद और कानूनी स्थितियों पर विचार करने की जरूरत महसूस होगी। दरअसल तमिलनाडु सरकार के साथ वहां के मौजूदा राज्यपाल के तल्ख रिश्ते छिपे नहीं है। राज्य सरकार ने उन पर कई बार अपने काम में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। कुछ समय पहले जब राज्य सरकार ने राजभवन की ओर से विधेयकों को मंजूरी होने में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब अदालत ने साफ कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। ताजा मामले में भी राज्यपाल ने कानून और तकनीक पहलुओं पर ध्यान रखे बगैर मंत्री को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। राज्यपाल से जुड़ी कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जिनका पालन करना इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। मगर हाल के वर्षों में कई राज्यों में जिस तरह इस पहलू की अनदेखी होती दिखी है, अगर इसे नहीं रोका गया तो इसका आखिरी नुकसान लोकतंत्र को होगा। सरकार करे पुनर्विचार। राष्ट्रीय सहारा। केसी त्यागी। सह लेखक बिशन नेहवाल आर्थिक चिंतक हैं। भारत जो जीवंत कृषि परंपराओं का देश है, एक विरोधाभास से जुड़ रहा है। 2023 में 311 मिलियन टन के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादन का दावा करने के बावजूद इसे एक महत्वपूर्ण भंडारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 2023 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मिलियन टन तक पहुंच गया था, लेकिन इसकी वर्तमान भंडारण क्षमता 145 मिलियन टन जरूरत के आधे से भी कम है। एक अनुमान के अनुसार भारत को वार्षिक फसल कटाई के बाद खाद्यान्न में 10% से 15% के बीच नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो ज्यादातर अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और अकुशल वितरण नेटवर्क के कारण होता है। इसका मतलब है कि हर साल लाखों टन कीमती भोजन बर्बाद हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तत्काल और अभिनव समाधान की मांग करती है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दे दी, जिससे देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। मेरी राय में भारत की बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण योजना कुल मिलाकर लाभकारी होते हुए भी सभी किसानों, विशेषकर सीमांत और लघु किसानों की जरूरतों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं कर सकती। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार भारत में 81.9% सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ से भी कम भूमि है। यह सीमित भूमि स्वामित्व कम उपज मात्रा की ओर इशारा करता है। इतनी छोटी मात्रा के लिए बड़ी भंडारण सुविधाएं किफायती नहीं हो सकती। ये सीमांत किसान अक्सर तंगहाली में रहते हैं और उनके पास लंबे समय तक अपना अनाज भंडारित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। स्वयं भंडारण स्थान बनाना या किराए पर लेना एक आर्थिक बोझ हो सकता है कि बेहतर कीमतों के लिए उपज को रोक रखना उसके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कई सीमांत किसानों और अच्छी तरह से विकसित कृषि बाजारों के बीच भौगोलिक दूरी भंडारण सुविधाओं तक पहुंच की चुनौती को बढ़ा देती है। इनमें से अधिकांश सीमांत किसान अक्सर अच्छी तरह से विकसित मंडियों, कृषि बाजारों या खरीद केंद्रों से दूर स्थित होते हैं, जहां तक माल पहुंचने की परिवहन लागत बेहतर
कीमतों के लिए अनाज भंडारण के संभावित लाभों से अधिक हो सकती है, खासकर जब कृषि उपज की खराब होने वाली प्रकृति पर विचार किया जाता है। इस प्रकार अनाज भंडारण के लिए वन फिट फॉर ऑल दृष्टिकोण अनजाने में उन लोगों को बाहर कर सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरा मानना है कि वास्तव में सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और भारत की अनाज भंडारण योजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक सूक्ष्म और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल बड़ी भंडारण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार को उत्पादन के बिंदु के करीब छोटे ग्रामीण स्तर की भंडारण सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। ये विकेंद्रीकृत भंडारण इकाइयां न केवल परिवहन लागत को कम करेंगी बल्कि सीमांत किसानों को भंडारण विकल्पों तक आसान पहुंच प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन एफपीओ भंडारण सुविधाओं के सामूहिक उपयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संसाधनों को एकत्रित करके और लागत साझा करके व्यक्तिगत किसान बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठा सकते हैं और भंडारण में वित्तीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ऐसी पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार की मौद्रिक सहायता आवश्यक है। बेहतर सड़कों और परिवहन प्रणालियों और मोबाइल खरीद इकाइयों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने से उत्पादकों और भंडारण सुविधाओं के बीच अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है, जिससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतों का लाभ उठा सकेंगे। उत्पादन, भंडारण और बाजार पहुंच के बीच संबंधों को मजबूत करके भारत एक अधिक समावेशी और लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बन सकता है जो सभी किसानों को सशक्त बनाता है, चाहे उसकी भूमि का आकार कुछ भी हो। असली ताकत भंडारण, बाजार पहुंच और किसान सशक्तिकरण पहल के बीच तालमेल बनाने में निहित है। ग्राम स्तरीय भंडारण इकाइयों का एक नेटवर्क बनाने, सहकारी समितियों और एफपीओ का उपयोग करने और बुनियादी ढांचे के विकास और मोबाइल खरीद इकाइयों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक समावेशी और लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सकता है। विकेंद्रीकृत भंडारण नेटवर्क को लागू करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। रसद, रखरखाव और भ्रष्टाचार जैसे संभावित मुद्दों को पहले से ही संबंधित करने की आवश्यकता है। फिर भी मजबूत सरकारी प्रतिबद्धता, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत निगरानी तंत्र के साथ इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। बेहतर भंडारण सुविधाएं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं, जिससे बढ़ती आबादी वाले देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। भारत की अनाज भंडारण योजना देश के कृषि परिदृश्य को बदलने की अपार क्षमता रखती है। हालांकि यह योजना देश की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सराहनीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसमें सीमांत किसानों का समावेश सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप भी होना चाहिए। विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई का लाभ उठाकर और बाजार पहुंच में सुधार करके भारत उन लोगों का उत्थान करके अपनी कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है जो सबसे कमजोर हैं। राज्यपाल को संदेश। हिंदुस्तान। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को अंततः सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद नियमों के अनुरूप आचरण के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी किसी न किसी चरण में भारी पड़ती है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुक्रवार दोपहर राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेता पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल कर लिया। तमिलनाडु में जो हुआ वह बहुत अफसोसजनक है। राज्यपाल ने पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। पोनमुडी को साल 2011 के एक मामले में दोषी पाया गया था और 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन सजा पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी। ऐसे में पोनमुडी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता खुल गया था। पोनमुडी की तो सदस्यता भी चली गई थी, पर सजा पर रोक लगने के बाद वह कानूनन योग्य हो गए और मुख्यमंत्री को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल कर सके। यह बात छिपी नहीं है कि तमिलनाडु की सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच खींचातानी लगातार चल रही है। राज्यपाल किसी न किसी नियम या नैतिकता के बहाने राज्य सरकार की राह में अड़चन बनते रहे हैं। इसी मामले में राज्यपाल ने कहा था कि वह पोनमुडी को शपथ दिलाने में असमर्थ हैं क्योंकि वह यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। हम यह भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सजा पर रोक लगाई है, सजा को पलटा नहीं है। राज्यपाल ने ही राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर किया। गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राज्यपाल रवि पर कड़ा प्रहार किया। वह कहना ही चाहिए कि राज्यपाल के नियमों के तहत पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। फटकार का मौका देकर राज्यपाल ने खुद को ही नैतिक रूप से कमजोर किया है। हमारे लोकतंत्र में अनेक परंपराएं दशकों से चली आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल राज्य सरकार के साथ मिलकर ही काम करेगा। असंतोष जताने के अपने माध्यम है, पर राज्य सरकार के किसी फैसले में रोड़ा बनने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तमिलनाडु का यह मामला तमाम राज्यपालों के लिए गौरतलब होना चाहिए। राज्यपाल न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि शीर्ष अदालत के भी प्रतिकूल व्यवहार कर रहे थे और उनके व्यवहार के प्रति सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता का इजहार किया है। खैर, देर से ही सही, राज्यपाल ने अब यथोचित कार्रवाई की है और उन्हें आगे
किसी भी तरह के अवरोध में शामिल नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को अगर राज्यपाल नहीं मानते तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी साफ इशारा कर दिया था कि वह कड़े फैसले ले सकता है। ध्यान रहे, राज्यपाल के विरुद्ध पहले भी तमिलनाडु सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है। यह बात फिर स्पष्ट हुई है कि एक संवैधानिक लोकाचार को नष्ट करने का आरोप बहुत चिंताजनक है। ऐसी नौबत अब किसी भी राज्य में नहीं आनी चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अति उत्साह में भी उसी सीमा तक जाना चाहिए जहां तक उन्हें देश का संविधान ले जाता है। धन्यवाद।